इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम और विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा सबके घर से दलिद्र तो निकाले और सुख समृद्धि खुशियाँ आपके घरों में आवे। ऐसी हमारा आकाशवाणी परिवार, ऐसा हमारा किसान वाणी परिवार की शुभकामनाएं हैं। तो भाइयों, खुशियाँ आती है समृद्धि से और समृद्धि आती है करनी से। तो करने के लिए जो अब काम है वो ये कि आप जानते ही हैं कि अब धान की जो फसल है वो पकाऊ अवस्था में है। बहुत सारे किसान भाई ना दिन रात करके जुटे हुए हैं, तो साथ ही साथ अगली खेत की और उसमें बुआरे की उनको चिंता भी है। आगे गेहूं का या रबी फसलों का इंतज़ाम भी वो कर रहे हैं। ऐसे में कि जब नया बुआरा हम करेंगे बीज का, तो जो जैविक उर्वरक हैं उनका जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो ये बता रहे कि बहुत ज़्यादा महत्व है। जैविक खादों का भी हमने इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैविक खादों का कृषि में क्या महत्व है, इस बारे में हमने बातचीत करी। डॉक्टर कविता वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र में कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत, जिसका हमने विषय रखा जैविक उर्वरकों का कृषि में महत्व। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। आइए सुनते हैं। आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा जैविक उर्वरकों का कृषि में महत्व। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर कविता, जो मृदा विज्ञान विशेषज्ञ हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, पता है कि दिन पे दिन जो रासायनिक कीटनाशक या खाद्यों का प्रयोग बढ़ता चला गया, उससे जो जमीन है उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती चली गई। हाँ। और उपजाऊ शक्ति की बात नहीं है, मनुष्य के लिए भी काफी घातक सिद्ध हो रही है। तो ऐसे में एक बार फिर एक सोच बढ़ी है कि क्यों ना हम रासायनिक खाद को छोड़ करके जो है जीवाणु या प्राकृतिक खेती या जैविक खेती या इस तरह के जो विकल्प है उसकी तरफ बढ़े। तो ऐसे में जो जैविक उर्वरक है उनका किसी विशेष महत्व क्या है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर जीवाणु खाद या जैविक उर्वरक है क्या चीज? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार बोलना चाहूंगी और अब मैं अपनी बात को आगे रखूंगी कि जो जीवाणु खाद हैं, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें जीवाणु होते हैं और ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं और ये उनसे बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उनको पौधों को उपलब्ध कराते हैं और उसके साथ साथ जो अन्य जो तत्व हैं जो पौधों के लिए जरूरी है उनको भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन यह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिसकी वजह से जो किसान भाई है वो इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सब जो जीवाणु खाद है उसको हम देख तो पाते नहीं। हाँ, तो फिर मिलता कैसे है, वो हम लेंगे कैसे उसको? वो हम वैसे जो हम किसानों को उपलब्ध कराने के लिए हम उनको जीवाणु खाद या फसलों के टीके के रूप में उनको उपलब्ध कराते हैं। तो इनको हम चारकोल पाउडर में रख के 200 ग्राम की पैकेट आता है वो मिलता है, जैसे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान विभाग है वहां से, या फिर भारतीय अनुसंधान संस्थान दिल्ली है, हम वहां से इसको खरीद सकते हैं। आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हाँ, ये वहां आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। किसानों को ध्यान में रखते हुए ही ये बनाए गए हैं। तो सब ये खाद है, इनके कई प्रकार हैं या एक ही तरह के होते हैं? नहीं, इनके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक तो वो जो नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं वो जीवाणु खाद, उनमें आते हैं राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, नील हरित सवाल और एजोला।
दूसरी श्रेणी में आते हैं जो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। उनमें आता है फास्फोटिका और माइक्रोराइजियल कवक। वैसे ये तो बात उनकी हुई कि ये हैं अच्छे हैं, नाइट्रोजन मिलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि हम इनको जो है अपनी फसल के लिए प्रयोग करें? ऐसा क्या इनका महत्व है? इनका हमारी जो फसल प्रणाली है उसमें बहुत ही विशेष महत्व है। एक तो क्या कि अभी आपने भी बताया कि जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और उसका असर हम पे भी, मनुष्य पे भी आ रहा है और पेड़ पौधों पे भी आ रहा है और भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उस पे भी आ रहा है। तो एक तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये प्रदूषण को कम करते हैं। दूसरा, जो किसान है वो सिर्फ रासायनिक खाद है उसके ऊपर ही पूरा निर्भर हो चुका है। तो उसकी निर्भरता को ध्यान में रखते हुए पिछले साल भी हुआ था कि जो खाद है उनकी डिमांड ज्यादा थी लेकिन उनकी उपलब्धता उतनी ही कम थी। तो जो फार्मर की जो निर्भरता है ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस उनकी उपलब्धता करवा के तो जो रासायनिक खाद के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करते हैं। जो खाद नाइट्रोजन को भी कराती है, फास्फोरस हाँ। कराती है, उनकी मात्रा को कम करती है। हाँ, उनकी मात्रा जो सीधा उनको देनी है फसल के लिए उस पे जो है ये 15 से 20% या 30 से 50% नाइट्रोजन या 20 से 30% फास्फोरस वहां पे उपलब्ध करा देते हैं। तो उसका सीधा वही हुआ कि जो खाद से हम दे रहे थे वो हमने जीवाणु खाद से दे दी है। तो वही हुआ कि सीधा जो रासायनिक उर्वरक थे या रासायनिक खाद थी उन पर निर्भरता किसान की कम हो गई। और इसका नुकसान भी कोई नहीं है। हाँ, नुकसान कोई नहीं है और साथ साथ किसान की जो वहां पे खर्चा हुआ खेत में खाद डालने में या वैसे तो वो खर्चा भी कम हो गया। तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अपने आप मजबूत होगी और साथ में उपज तो ये बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। आपने कहने का कि जो फसल की लागत है वो भी कम हो जाए। हाँ, कि खाद से जो लागत जा रही थी उसको इन्होंने वहां पे जीवाणु खाद से हमने वही खाद उपलब्ध करवा दी, पौधों को वही मात्रा मिल गई। तो जो खर्चा हुआ उसको अनाज को पैदा करने में वो खर्च कम हो गया और उसको जो उसने बाजार में जाके उसको बेचा है तो वहां से उसको ज्यादा फायदा हुआ कि खर्च कम है और उसको मिला ज्यादा है बदले में। किसी विभाग का या भारत सरकार का या ये कह लीजिए कृषि विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य है कि कम लागत से अधिक उपज, हाँ, हम उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। हम ऐसा करें। इसके और क्या फायदे हो सकते हैं? इसके साथ साथ उपज तो बढ़ ही रही है। फिर ये क्या होते हैं, ये जो टीके हैं वो फसल विशिष्ट है कि हर फसल के लिए अलग अलग है। जैसे जो राइजोबियम है वो सिर्फ दलहनी फसलों के लिए, तो हम उनका उपयोग सिर्फ दलहनी फसलों में करेंगे। फिर उसके बाद हमने बताया कि जो नाइट्रोजन की उपलब्धता कराते हैं उसमें एजिटोबैक्टर आता है, एजोस्पाइरिलम आता है। तो जो एजिटोबैक्टर है वो हम जो हमारी सब्जी वाली फसलें हैं जैसे टमाटर है, बैंगन है, गाजर, मिर्च इत्यादि इनमें हम यूज करते हैं। एजोस्पाइरिलम है उनका हम उपयोग धान, गन्ना, ज्वार और बाजरा इनमें करते हैं। और जो फास्फोटिका है जो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाता है वो सभी फसलों के लिए उपयुक्त है, उसका उपयोग हम सब फसलों में कर सकते हैं। तो बात होती है कि अगर हम किसी चीज का प्रयोग सही से ना करें तो उसमें नुकसान हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आवश्यक होता है कि किसी भी हम चीज का प्रयोग कर रहे हैं उसकी सही विधि हमें पता होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ हम जानना चाहिए कि जो जीवाणु खाद है जिसे आप जैविक उर्वरक कह रहे हैं उनका प्रयोग करने की सही विधि क्या है? सबसे पहले तो मैं इसमें इसकी मात्रा के बारे में बताना चाहूंगी कि जो जैविक खाद होती है ना जो उसका एक पैकेट है वो हमारे 10 किलोग्राम बीज के लिए होता है। तो जैसे जो हमारी छोटे बीजों वाली फसलें हैं, बाजरा है, ज्वार है, तो किसान भाई सोचते हैं कि हम उनमें 10 किलोग्राम से तो कम है वो बीज, तो हम एक पैकेट का इस्तेमाल ना करके आधा कर लें। लेकिन ऐसा किसान भाइयों को बिल्कुल नहीं करना है। चाहे वो छोटी फसल है, कम बीज की लागत है, तो वहां पे हम एक ही पैकेट के बीज उपचार में हम जीवाणु खाद को लेंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे गेहूं है, चना है, ज्वार है, जिनका जो बीज है उनकी मात्रा अधिक होती है, तो वहां पे हम 4-4 पैकेट एजिटोबैक्टर और फास्फोटिका के इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मैं इसकी विधि बताऊंगी कि इसके लिए हमें 50 ग्राम गुड़ को 250 मिलीलीटर पानी में लेना है, उसका एक घोल तैयार करना है। 250 लीटर पानी, लेकिन जो पानी की मात्रा है वो हम घटा बढ़ा भी सकते हैं बीज की मात्रा के हिसाब से। फिर इसके बाद जो हमारे 1 एकड़ में लगने वाला बीज है या फिर जिस बीज का हमें उपचार करना है उसको पक्के फर्श या तिरपाल पर बिछा लें और फिर जो ये घोल हमने बनाया है उसके ऊपर डाल लें। फिर जो ये जीवाणु खाद का कल्चर है उसको पैकेट को खोल के इसके ऊपर डालें और अच्छे से हाथों से उसको मिला दें। और ये हमें ध्यान में रखना है कि हर बीज के ऊपर वो मात्रा आ गई है। फिर उसको 4 से 5 घंटे छाया में सुखा दें और ये पूरा कार्य छाया में ही करें।
और साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जो फसल हम रोपित करते हैं, जैसे नर्सरी वाली फसलें होते हैं, तो हमें उनको रोपने से पहले उनकी जड़ों को उस घोल में 10 मिनट तक डुबो कर रखना है और फिर उनको हमें मुख्य खेत पर लगाना है। डॉक्टर साहब, बात यह है कि जैसे आप गुड़ के घोल की बात कर रहे हैं, हाँ। तो गुड़ के घोल के अंदर बीज हम एकदम ही गेर दें या उसके नहीं, जी जो पहले बीज हैं उनको हमें फर्श पे डालना है कि उनको फैला देना है। उसके ऊपर फिर जो गुड़ का घोल है वो डब्बे से या किसी चीज से उसके ऊपर उस घोल को वैसे डालना है। धीरे धीरे हाँ। ताकि हाँ। क्योंकि ये किसान साथी ऐसा ना कर दे कि सारा एकदम से मिक्स करते हैं फिर नहीं नहीं ये क्या हो गया एकदम से। नहीं, पहले हमें बीजों को फैलाना है और जैसे हम छिड़काव करते हैं ना वैसे टाइप में उस डब्बे से फिर उसके ऊपर वो छिड़कना है गुड़ वाला और पानी वाला घोल, और फिर उसके ऊपर ये जैविक खाद है उसके पैकेट को बुरादे के जैसे हम जैसे बुरकते हैं वैसे ही, और फिर उसको हाथों से मिलाना है। और जो 1 एकड़ के बीज की आपने बात की है कि 10 किलोग्राम तक के उसकी आपने बात की, हाँ। तो डॉक्टर साहब ये तो थी इसकी विधि। अब बात है कि विधि होने के पश्चात ही बहुत सी बातों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। अगर उस बात का ख्याल न रखा गया तो कुछ भी जो है गलत हो सकता है। तो ऐसे में जैसे हम इस खाद का प्रयोग करेंगे कुछ विशेष सावधानियां भी होंगी जिनका हमें ध्यान रखना। हाँ, किसान भाइयों को वो सावधानियां हमेशा जब भी कोई बीज उपचार हम करते हैं अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि जीवाणु खाद के लिए जो मुख्य हमें सावधानियां बरतनी है उसमें ये है कि जो राइजोबियम का टीका है वो प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग है। तो जो हम टीका लेके आते हैं उसके ऊपर उस फसल का नाम होता है, उसको कैसे उपयोग करना है वो विधि होती है। तो किसान पहले उसको पढ़े और उसके हिसाब से ही उसको उस फसल के अनुरूप यूज करे। दूसरा, फिर जो सभी गैर दलहनी फसलें हैं उनमें एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम ही लगाएं, ना कि किसान भाई सोचे कि राइजोबियम है तो हम राइजोबियम का ही इस्तेमाल कर लें, वो सिर्फ दलहनी फसलों के लिए है। इसके साथ साथ दूसरा है फास्फोरस के जो टीके हैं वो सभी के लिए उपयुक्त हैं, तो उसमें किसान भाई को कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सबसे ज्यादा जिस चीज का ध्यान रखना है वो है उसको यूज करने की अंतिम तिथि, कि जो उस पे अंतिम तिथि लिखी होती है उसको हमेशा पढ़ें, क्योंकि बनने के सिर्फ 3 माह के अंदर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक्सपायरी डेट जिसे हम बोलते हैं। हाँ, इसके साथ साथ जो पैकेट है उसको कभी भी इस्तेमाल करने से पहले ना खोलें, जिस दिन उसको इस्तेमाल करना है उसी दिन ही खोलें। और उसको जैसे अगर ज्यादा गर्मियों के टाइम में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम फ्रिज में रखें, क्योंकि अगर हमने उनको धूप में छोड़ दिया, जैसे हमने बताया कि जीवाणु खाद है वो उसमें जीवित होते हैं, अगर हमने उनको ज्यादा हाई टेम्परेचर पे या ज्यादा कम टेम्परेचर पे उसको रखा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो किसी काम के नहीं रहेंगे। और अगर हमें सबसे मुख्य बात जो किसान भाइयों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम अगर किसी वहां पे पेड़ के लिए रोग होते हैं या फफूंदनाशक है, पौधनाशक है, जो भी हम अगर और कुछ दवाइयां वहां यूज कर रहे हैं तो उनका उपचार पहले करें और उसके 12 से 14 घंटे के बाद ही हम जीवाणु खाद का उपयोग उन बीजों पर करें। ये सबसे मुख्य बात है ध्यान रखने के लिए। तो सब बात तो ये आएगी कि लागत क्या होगी। इसकी लागत, अब जो इनकी पैकिंग आ रही है इनकी लागत बहुत ही कम होती है और किसान भाई उसको आराम से खरीद सकते हैं। अब जो हमारा खुद का जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग है वो इसको 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दे रहा है किसान भाइयों को। तो क्या हमें इससे पहले कोई बुकिंग करनी पड़ेगी या जाके नहीं, जब सीजन जैसे ही आता है तो वो उस चीज को ध्यान में रख के वो बना के तैयार रखते हैं और जैसे ही आप जाओगे उपलब्धता उसी के हिसाब से मिल जाएगी। नहीं, हाँ नहीं, हाँ कि वहां जाके आप सीधा ले सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खाद को कुछ और बाजार में बेच रहे हो, उसमें कुछ उसकी विशेषता का सबको। हाँ, इसीलिए हमने बताया ना कि आप सिर्फ उन्हीं विभागों से इसको खरीदें जो विश्वसनीय है, कि हम विश्वास उन पर ही कर सकते हैं। दूसरी कंपनी वाले प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन हम उनके लिए फिर ऐसे पक्के तरीके से नहीं कह सकते कि उनसे किसान को इतना ही लाभ होगा। आप हमारे किसान साथियों को और कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और जीवाणु खाद से अपने बीजों का उपचार अवश्य करें ही करें, क्योंकि कई बार वो ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये सिर्फ कहने की बात है, ये कहने की नहीं है। आप करोगे इस्तेमाल तभी आप उसको देखोगे, तो पहले इस चीज को ध्यान में रखें और हमेशा इस्तेमाल करके ही अपने बीजों को लगाएं। तो डॉक्टर कविता, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरधारी भाई। तो ये सुनिए आपने बातचीत जिसका विषय हमने लिया था जैविक उर्वरकों का कृषि में महत्व। और जहाँ तक जैविक उर्वरकों की बात है उसका तो कृषि में महत्व है ही है,
साथ में मौसम का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो क्यों ना सुने मौसम का हाल मौसम विशेषज्ञ से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, आज का कुरुक्षेत्र जिले का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 80 और 40% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 7 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने, हवा की गति सामान्य रहने, तापमान में कोई बदलाव न होने के साथ बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, अनुमान है कि कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, तो आप सिंचाई, छिड़काव और फसलों की बुआई रोक लें। धन्यवाद। तो ये थे मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता। और भाइयों, साथ ही साथ मौसम भी ज़रूरी, खाद्यों का इस्तेमाल भी ज़रूरी, मेहनत भी बहुत ज़रूरी, और मेहनत के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी। तो क्यों ना आज एक सुने दो गाना, जिसको गाया है कैलाश वर्मा और मीना कुमारी ने। मस्त महीना आ गया हो, मेरे दिल में उत्साह जागया हो, मन ला दे सजनवा तुम मैं मेले जाऊंगी, पाया मैं रमजान खूब झनकाऊंगी। ताम मैं सुनहरा छा गया रे बखत काम का आ गया रे, तो खड़ी असल ने छोड़ बता के जावेगी, आकेगी उड़े धूड़ सहम दुख पावेगी। कंठा कंठी हसली माला पहरूंगी मैं चंदन हार, पति देव की सेवा करना ओ से नारी का श्रृंगार। कड़े कड़े छैल कड़े पाया मैं पहरू बरतार, फसल उजड़ जा गोरी मारी हंसी करेंगे सब नर नार। ओढ़ के दखनी तीर खूब गिर खाऊंगी, पाया मैं रमजान खूब झनकाऊंगी। हाथ फूल हाथ बंद गजरे की हो से साजन श्यान निराली, घर के सारे काम संभाले अच्छी हो सेवा घरयाली। नो मोरा की नाथ घड़ा देखा ना खातिर बूंदे बाली, वो दिन दिख रहा से मन बिकवावेगी लोटा थाली। सखी सहेली बीच शान दिखलाऊंगी, पाया मैं रमजान खूब झनकाऊंगी। बावन गज का मेरा घाघरा मेले के मैं चक्कर काटे, मेले में तेरा धक्के लागे जब जाके तन बेरा पाटे। अगड़ पड़ोसन सारी जाली क्यों भेजन थे मन नाटे, मूर्खता की बात करे तू क्यों ना जाल बदन की डाटे। लाडू पेड़े और जलेबी खाऊंगी, पाया मैं रमजान खूब झनकाऊंगी। चंद्रभान तू कार मंगा दे, उसके ऊपर करूं सवारी, पूरा जोता खड़ा गाल में इस पे मार लिए फिलकारी। कड़वे कड़वे बोल बोल रे को ना जाती बात सहारी,
कंठी तोड़ा जेब काट ले लिकड़ जागी सब होशियारी इसी का सूती ढोल सजन ना जाऊंगी पाय में रम ढोल घरा छड़काऊंगी ताम सुनहरा साजा सैब बखत काम का आज्ञा से तो खड़े फसल न छोड़ की तेना जावेगी मानेगी मेरी बात ते मौज उड़ावेगी भाई वीर मर्द का एक का हो तो बड़े से बड़ा जोखिम भी उठाया जा सके, बड़े से बड़ा काम भी कराया जा सके। ये जोड़ा बनाया ही इसलिए है परमात्मा ने भी, समाज ने भी। तो भाइयों कल के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दे दें। कल के किसान वाणी कार्यक्रम में हम जो जानकारियाँ लेकर के आपके लिए हाजिर होंगे वो जानकारी होगी, एक तो फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें इस विषय पर जानकारी देंगे, और आज की नसीहत शीर्षक के तहत चर्चा करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन और इसके प्रभाव के बारे में। साथ ही साथ जानकारी ये भी रहेगी कि जो सूचना एवं प्रसारण विभाग है वो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए क्या भूमिका अदा कर रहा है। इसके बाद भाइयों पशुओं के लिए चारा और चारे के लिए बरसीम, और बरसीम के बुआरे का सही वक्त आ रहा है, तो क्यों ना बरसीम के बुआरे के ऊपर चर्चा कर ली जाए थोड़ी सी। तो जो बरसीम है ये तो आप मानते ही हो कि जो सर्दी है, सर्दियों में बरसीम से बढ़िया पशु भी नहीं अच्छा, इससे बढ़िया कोई चारा मानते। और हम जो जमींदार भाई हैं उनके लिए भी ये मानने वाली बात है कि बरसीम ही बहुत अच्छा चारा है। जो पशु हैं हमारे वो चाह के खाते हैं। साथ ही साथ जई भी है, जो भी रणमा बोले हैं किसान भाई, लेकिन जो कुरुक्षेत्र जिला है या जो कैथल ज़िला है, कैथल के जो कुछ ज़िले में, इस कैथल ज़िले में तो ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जई भी बोते होंगे किसान भाई, लेकिन जो कुरुक्षेत्र करनाल की ये जो बेल्ट है अम्बाड़ा यमुनानगर की, इसमें ज़्यादातर बरसीम ही किसान भाई बोते हैं और पशुओं को खुआते हैं। तो बरसीम की जो उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो एक तो बरसीम की उन्नत किस्म है मस्कवी, एक किस्म है इसार बरसीम, और एक किस्म है इसार बरसीम नंबर 2। यानी हिसार जो यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, उसने 2 बरसीम की उन्नत किस्में निकाली हैं। एक का नाम है इसार बरसीम नंबर 1 और दूसरी का नाम है इसार बरसीम नंबर 2। दोनों ही बढ़िया किस्म है। दोनों से ही आप 700 से 800 क्विंटल तक हरा चारा ले सकते हो। तो इसको बोने के लिए दोमट और उपजाऊ भूमि बहुत अच्छी मानी गई है, और ये जो है कुछ लवण भी सहनशील है, इसलिए लवणीय भूमि का फसल चक्रों का के द्वारा जो सुधार करके और इसको हम बरसीम को सफलतापूर्वक लवणीय भूमि में भी उगा सकें। बरसीम हल्की और रेतली मिट्टी के लिए ठीक नहीं मानी गई, तो ऐसी मिट्टी में किसान भाइयों को नहीं बोनी चाहिए। अच्छी तरह से खेत को तैयार करें, खरपतवारों से रहित हो, समतल जमीन हो, डले ना हो। बिजाई के समय की बात करें तो सितंबर के आखिरी हफ्ते तक लेकर और अक्टूबर के आखिर तक हम इसकी बिजाई जो है वो कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा समय कृषि वैज्ञानिकों ने माना है। इस अवधि के बीच में बीजी गई फसल जो है अधिकतम पैदावार देती है। ध्यान रखने वाली बात एक है कि बरसीम की खेती ऐसी मिट्टी में ठीक नहीं हो सकती जहां ये पहली बार बोई जा रही हो, क्योंकि इसके विकास के लिए एक विशेष प्रकार के जीवाणु की ज़रूरत होती है जो कि उस मिट्टी में नहीं पाया जाता। इन जीवाणुओं का टिक्का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के माइक्रोबायोलॉजी विभाग और किसान सेवा केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है। इस टीके को लगाने के लिए 10% गुड़ का आधा लीटर घोल तैयार कर लें। इसमें बरसीम का एक टीका मिला दें। इस घोल को 8 से 10 किलोग्राम बीज में अच्छी तरीके से मिला दें ताकि प्रत्येक बीज के ऊपर इसका लेप लग जाए और बीज को छां में सुखावें।
तो इस तरीके से हमने बीज को उपचारित करके बोना है। प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज अंकुरण की क्षमता के आधार पर पानी वाले खेत में छिट्टे के द्वारा छिड़क दें। ध्यान रखना है कि बोने वाले बीज के साथ कासनी या दूसरे खरपतवार ना बीज दियो। इस काम के लिए बरसीम के बीज को 1% नमक के घोल में पहले डालें, फिर ऊपर तैरते हुए बीजों को निकाल कर फेंक दें और बीज को अच्छी तरीके से साफ पानी में धो के और फिर अपना बोलें। तो पहली कटाई से अधिक और उत्तम किस्म का हरा चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम को जई या थोड़ी सी जापानी सरसों या जिसको कहें चाइनीज़ कैबेज उनके साथ मिला के बो दें तो बहुत बढ़िया रहेंगे। मिली जुली फसल में बरसीम के आम बीज की जो मात्रा के अलावा आधी किलो जापानी सरसों डाल दें, चाहे चाइनीज़ कैबेज का बीज डाल दें या 10 किलो जई का बीज मिला लें। मतलब मिलवा जब हम चारे के लिए खेती करेंगे ना, पशु भी बड़ा चाह के खावेगा। और जहाँ तक बात है उर्वरकों की, तो शुरू में पहली खाद की खुराक 10 किलो नाइट्रोजन और 28 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से देवें। खाद की पूरी मात्रा बिजाई से पहले खेत में देवें और बरसीम और जई की मिश्रित फसल में 16 किलो अतिरिक्त नाइट्रोजन भी प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल दें। सिंचाई बड़ी महत्वपूर्ण है भाइयों इसके लिए, तो इसलिए ये जल्दी करनी चाहिए। हल्की मिट्टी में ये सिंचाई बिजाई से 3 से 5 दिन के अंदर करनी चाहिए, भारी मिट्टी में हफ्ता 10 दिन के अंदर करनी चाहिए। इसके बाद अन्य सिंचाइयाँ 15-20 दिन के अंतर पे और भाई मौसम का हिसाब किताब देख करके और फिर करते रहें। एक और भी बात का हमने ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी भी है कि कृषि वैज्ञानिक जोर दे रहे हैं इस बात पे कि भाइयों प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। तो प्राकृतिक खेती करने का जहाँ भी मौका मिले गंवाना नहीं, क्योंकि प्राकृतिक खेती से हमारी ज़मीन की सेहत भी सुधरेगी और साथ ही साथ जो है हमारी जो फसल है उसकी भी गुणवत्ता सुधरती है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।